हमारे साथ हैं इस समय अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन के वाइस चांसलर नितिन राणे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अवंतिका यूनिवर्सिटी MIT पुणे का कैंपस है। आप अवंतिका नगरी में आए और आपने MIT की जगह अपने यूनिवर्सिटी का नाम अवंतिका नाम पर रखा जी। क्या कोई पहले से थीम थी या उज्जैन में आकर ये मन बना, या पहले से तय कर रखा था कि उज्जैन ही जाएंगे तो अवंतिका के नाम से जाने जाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो आपको उज्जैनी आने का और यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो हमारा थॉट प्रोसेस था उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि प्राचीन भारत में जब अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी तब उज्जैन एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उज्जैन तो हम सभी को मालूम है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, और कहीं तो भी आज के युग में ऐसा महसूस होता है कि अपना उज्जैन शिक्षा के क्षेत्र में कहीं तो भी पीछे रह गया है। तो इसके चलते हम लोगों ने ये डिसाइड किया 2017 में कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे तो सिर्फ उज्जैन में बनाएंगे। हालांकि हमारे पास इंदौर, भोपाल, जबलपुर ये कई शहरों के ऑप्शन थे, पर फिर भी हमने हमारा विश्वविद्यालय उज्जैन आके स्थापित किया इसी विचार से कि उज्जैनी को वो जो प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में स्थान था वो पुरुष से दिलाया जाए और उज्जैन का नाम गौरवान्वित करे। राणे जी, अवंतिका यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। जी जी। हम जब उज्जैन में पहुंचे, जब अवंतिका यूनिवर्सिटी के नाम का जिक्र किया तो कहा गया कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी। जी जी। बेसिकली अवंतिका विश्वविद्यालय का जो सिद्धांत है, जो मकसद है, जिसके आधार पे पूरी शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, वो दो चीज़ों पे टिकी हुई है। एक है जो हम चाहते हैं कि डिज़ाइन सेंट्रिक एजुकेशन, और दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। डिज़ाइन सेंट्रिक एजुकेशन यानी जो अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी के इश्यूज़ है, उसको बच्चों को अवगत कराना, उसके बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में उनको सोचने के लिए लगाना, और अपने सोसाइटी के लिए जो फ़ायदे कारक सोल्यूशन होते हैं उसके बारे में बच्चों को एक्चुअल काम करने के लिए बोलना। और दूसरा जो सिद्धांत जिसके ऊपर हमारी टीचिंग पेडागोगी डिपेंड है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाले जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो उनके टेन्योर कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री रेडी हो जाए और उनको रोजगार के एक अच्छे अवसर मिले। इसीलिए अवंतिका विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर ये कहा जाता है। आपने जिस डिजाइन सेंट्रिक अप्रोच की बात की, जरा डिटेल से जानना चाहेंगे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए 25 से अधिक राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, और भी स्टूडेंट्स तक और भी युवाओं तक ये बात पहुँचे, तो जरा इस डिजाइन के बारे में बताइए। डिज़ाइन सेंट्रिक अप्रोच ये एक सिर्फ विषय नहीं है, बेसिकली ये एक सोच है। हम बच्चों को हमेशा यही बोलते हैं कि आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन समस्या आ सकती हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे या किसी अदर लेवल पे हो, तो आपको उसके बारे में सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो प्रॉब्लम को आपको कैसे हल कराना है, इसके बारे में हम उनको सोचने के लिए अवसर देते हैं। सोचने के बाद वो जो प्रोबेबल सॉल्यूशन रहता है उसके ऊपर काम करने के लिए हमारे प्रोटोटाइप लैबोरेटरी या वर्कशॉप में उनको काम करने के अवसर देते हैं, और जो सॉल्यूशन उसके आधार पर निकलता है वो सोसाइटी को एक अच्छा सॉल्यूशन उससे मिल जाता है, ताकि सोसाइटी के जो प्रॉब्लम रहते हैं, ये जो हमारी डिज़ाइन बेस्ड पेडागोगी है, डिज़ाइन सेंट्रिक अप्रोच है, इसकी वजह से बहुत सारे समस्याओं का समाधान इस अप्रोच की वजह से मिल जाता है। राणी जी, अवंतिका यूनिवर्सिटी में जो अध्ययनरत छात्र हैं
भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनका भविष्य जो है वो उज्ज्वल है? बेसिकली अगर हम आज देखेंगे कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज कुछ एक चीज़ रहती है तो कल जाके कुछ अलग चीज़ रहती है, तो हम लोगों का या विश्वविद्यालय का काम ही यही रहता है कि बच्चों में नवाचार की संकल्पना को हम जीवित करें। उनको एक बार अगर वो नवाचार करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आगे चल के कोई भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आए या कोई भी उनके जीवन में समस्या आए, वो 100% उसका वो सोल्यूशन निकाल के रखते हैं। जैसे आज अगर हम बात करेंगे तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कल जाके और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, बट बच्चों को हमेशा ये तैयार रहना पड़ेगा कि जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसका नवाचार, उसको सीखने की तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो शिक्षा है हम बच्चों को हमारे विश्वविद्यालय में यही देते हैं कि आपको सिर्फ 4 साल या 3 साल ही यहाँ पढ़ना नहीं है, आपके पूरे जीवन में आपको शिक्षा लेनी है, ताकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसका नवाचार कर ले, आप उसको एक्सेप्ट कर ले, आप उसको ग्रास्प कर ले, ताकि आपको आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी में नवाचार हैं, आधुनिक है, लेकिन हम यहाँ पर जब स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो एडमिशन के साथ ही उनके नाम का एक पौधा लगाया जाता है। जी जी, जरा हम जानना चाहेंगे वो ये कौन सी पॉलिसी है कि आप स्टूडेंट यहाँ पर बनना चाहते हैं तो पौधा लगाना है, ना सिर्फ पौधा लगाना है बल्कि जब तक यहाँ पर रहना है देख रेख भी करना है। जी जी, बेसिकली अवंतिका विश्वविद्यालय की जो संकल्पना है वो गुरुकुल प्रणाली पे आधारित है। और हमने देखा है हमारे प्राचीन भारत में जो गुरुकुल हुआ करते थे वो जंगलों में और घनी झाड़ियों में हुआ करते थे। वहाँ पे कुछ मकान या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुटिया वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं रहती थी। और ज़्यादातर बच्चों का जो अध्ययन रहता था वो पेड़ के नीचे नेचर के सानिध्य में ही होता रहता था। वही संकल्पना लेके अवंतिका विश्वविद्यालय 2017 में उज्जैन में हमने स्थापित किया। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे 10,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे हमने हमारे कैंपस में लगाए हैं और 75-80% एरिया अगर आप देखेंगे तो वो टोटली ग्रीन एरिया है। तो मकसद यही है कि यहाँ पे आने वाला हर एक विद्यार्थी जिस दिन एडमिशन विश्वविद्यालय में लेता है तो उसको एक पौधारोपण करने के लिए बोला जाता है और उसका जो टेन्योर यूनिवर्सिटी के साथ रहता है 3 साल 4 साल, उसमें उसका वो दायित्व रहता है कि वो पौधे की देखभाल करें। और अभी मैं आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि जो बच्चे पास आउट होके गए हैं वो जब कैंपस लौट के आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो वो पौधारोपण किया हुआ रहता है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट वो पौधे के साथ हुआ रहता है। तो इसी का कारण है कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 75-80% जगह पे हरियाली मिलेगी। सर अगले हम 5 से 10 साल की बात करें तो अवंतिका यूनिवर्सिटी देश में तो नाम हो चुका है जी, कहाँ तक आगे जाने वाली आपकी प्लानिंग क्या है? बस मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से यही आशा रखता हूँ कि हम अवंतिका विश्वविद्यालय में एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दिलाएं और आगे चल के अवंतिका विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के ही नहीं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी पहली चॉइस बने। तो और इसका जो दायित्व है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्राध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बहुत निर्भर करता है, क्योंकि हम जब उनका सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, ये देखते हैं कि उनका अकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनके करिकुलर रिकॉर्ड्स कैसे हैं। और मुझे लगता है शिक्षकों की भूमिका किसी भी विश्वविद्यालय को बनाने में बहुत अहम होती है और उसी के माध्यम से मैं बहुत आशावादी हूँ कि अवंतिका विश्वविद्यालय आने वाले समय में सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया का, मध्य प्रदेश का नंबर 1 विश्वविद्यालय कहलाएगा। सर हम कल से आए हुए हैं, हमने देखा कि रात के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, लेकिन इस कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं हमें पढ़ते हुए नज़र आए, कोई लैब में बैठा हुआ नज़र आया, कैंपस खुला हुआ था, लैब चालू थी, रात के जबकि 2 से 3 बजे हुए थे। तो ये क्या नाइट क्लास भी यहाँ पर संचालित रहती है? यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए
कोई भी ऐसे निर्बंध नहीं है। 24/7 हमारे लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, क्लासरूम, स्टूडियोज सब ओपन रहते हैं। और कोई भी बच्चा चाहे वो रात को 3 बजे 4 बजे पढ़ना चाहे तो वो लाइब्रेरी या लेबोरेटरी आके पढ़ सकता है। और मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बोलूँ कि कैंपस में 70% गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, और वो गर्ल्स स्टूडेंट्स भी रात में चाहे 3 बजे हो 4 बजे हो लाइब्रेरी या लेबोरेटरी आके पढ़ सकती है। और ये पूरा सेफ कैंपस है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइमिंग को लेके उनको निर्बंध नहीं रखे हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जब भी कोई स्टूडेंट से कोई गलती होती है तो उसकी एक ही मंशा होती है कि उसे वीसी के पास ना जाना पड़े जी। और यदि वीसी के पास जाएंगे तो साहब पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि लिफ्ट में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वीसी लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, बड़े सहजता के साथ मिले आपसे, कोई डर नहीं, ऐसा लगा ये एक परिवार हो। मतलब वो किसी वीसी के सामने नहीं खड़े, अपने बड़े भाई अपने पिता के साथ खड़े हुए हैं। एक ये अलग वातावरण कैसे आप निर्मित कर पाए? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उज्जैन से बाहर के आए हुए हैं, और वो अपने माता पिता को छोड़ के कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं। तो माता पिता के एब्सेंस में ये हम गुरुजनों का फर्ज बनता है कि उनको एक पेरेंटल टच दिलाया जाए। इसलिए हम सभी जो गुरुजन हैं, जो कैंपस में रहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी को बोला गया है कि हम भी बच्चों के साथ साथ बच्चों को पढ़ाएंगे भी और पढ़ेंगे भी, क्योंकि पढ़ने का एक जो गुण होता है वो हमेशा टीचर में रहना चाहिए। वो जब बच्चों को पढ़ाता है साथ में उसको 10 नई चीज़ें पढ़नी भी चाहिए, तब जाके एक जो छात्रा और गुरु दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ खोज करते हैं, तो एक दूसरे का एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और एक ओपननेस आ जाता है, ताकि बच्चों ने दिए हुए सुझाव भी वो जो गुरु रहता है, वो प्राध्यापक रहता है, वो एक्सेप्ट करता है, और बच्चे भी वो उस गुरु का सम्मान करते हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।